नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरबीसी क्लासेस में। आज हम इतिहास को देखेंगे। इतिहास के जो भी आने वाले एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे उनसे संबंधित तथ्य आप लोगों को इतिहास का पूरा इस तरह से हम बताएंगे ताकि आने वाले एग्जाम में कोई भी प्रश्न छूटे ना। आधुनिक इतिहास को देखते हैं। आधुनिक इतिहास में यूरोपियों का आगमन, वहीं से हमारा आधुनिक इतिहास शुरू होता है, क्योंकि आधुनिक जो भी विकास होता है वो यूरोप में जो क्रांति होती है, औद्योगिक क्रांति, उसी के बाद से ही आधुनिक एक विश्व का निर्माण होता है और आधुनिक भारत का भी निर्माण वहीं से होता है। भारत और यूरोप के बीच व्यापार बहुत पहले से ही चल रहा था। ऐसा नहीं है कि हाँ यूरोपीय आए तभी भारत और यूरोप के बीच व्यापार शुरू हुआ, उससे पहले भी व्यापार चल रहा था। लेकिन ऑटोमन एम्पायर जब से जो व्यापारिक मार्ग था उस पे ऑटोमन एम्पायर का कब्जा हो गया, तो उसके लेके जो व्यापार होता था उसमें बाधा उत्पन्न होने लगी। और व्यापार में इटली का एक अधिकार था। जैसे इटली ही जो था, जो सामान यहाँ से वहाँ पहुँचाने वाला जो कुरियर का काम करता था, भारत और यूरोप के बीच सामान तो कहीं मान लीजिए बंदरगाह पे उतर गए, वहाँ से सारे यूरोप में जो पहुँचाने का काम करता था वो इटली का था। और इसी बिचौलिया का जो काम था, इस कह सकते हैं बिचौलिया, उसमें इटली को बहुत मुनाफा होता था। और यूरोपीय देश इसको लेकर इसके एकाधिकार को भी तोड़ना चाहते थे। और उसी समय 15वीं सदी में ही कंपास, खगोल विज्ञान, इन सभी की जानकारी लगभग लोगों को हो रही थी। और इन सब में सबसे पहले पुर्तगाल के ही नाविक थे राजकुमार हेनरी। उन्होंने अपना पूरा जीवन भारत के खोज में ही लगा दिया। उसके बाद बहुत सारे और भी नाविक थे जो भारत की खोज में भी निकले, तो गलती से एक आदमी अमेरिका पहुंच गया। उसी में बार्थोलोम्पे डियाज एक पुर्तगाली नाविक ही थे जो पहुंचे अपने सबसे नीचे, कि जो केप ऑफ गुड होप था वहां तक वो पहुंचे। अफ्रीका के महादेश के सबसे नीचे तक वो पहुंच गए। उसके बाद 10 साल, लगभग 11 साल बाद 14 मई 1498 को केप ऑफ गुड होप से ही वास्को डी गामा भारत में पहुंचते हैं। उनके साथ पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीद भी रहते हैं। वो कालीघाट बंदरगाह पे पहुंचते हैं जहां पे उनका स्वागत जैमोरिन ने किया। 1500 ईस्वी में फिर पुर्तगाली बेड़ा एक आता है जिसमें व्यापार करने के लिए, तो उस समय जैमोरिन से उन लोगों का कुछ विवाद हो जाता है। फिर जब दोबारा वास्को डी गामा 1502 में भारत आते हैं तो उनका स्वागत या फिर जो भी विवाद की घटनाएं रहती हैं, इसके कारण वहां पे फैक्ट्री न लग के कोचीन में लगती है आपकी फैक्ट्री। उसके बाद फिर वहां पुर्तगाल से गवर्नर आते हैं शासन के लिए। सबसे पहले आते हैं अल्मेडा, उसके बाद अल्बुकर्क आते हैं 1509 में, जिन्होंने 1510 में यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीतते हैं। उसके बाद वो एक नीति अपनाते हैं। भारत में जो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, इन्हें ही माना जाता है, अल्बुकर्क को। वो हिंदू महिलाओं से शादी करने की भी नीति अपनाते हैं, मलक्का पे अधिकार करते हैं। इन सारे प्रयत्न करके वो पुर्तगाली शक्ति की स्थापना करते हैं भारत में। उसके बाद गोवा को तो 1510 में जीत लिया जाता है, लेकिन नीना डो कुन्हा जो हैं वो आते हैं और वो आके गोवा को कोचीन से गोवा राजधानी ले जाते हैं। उसके बाद फिर आप लोग पता है कि बहुत सारे और भी देश आते हैं भारत में। पुर्तगाली 1661 में जब पुर्तगाल और अंग्रेज के मध्य शादी संबंध स्थापित हो जाता है कैथरीन मेओ और इंग्लैंड के राजकुमार के बीच, उसके बाद पुर्तगाली शक्ति पूरी तरह से इंग्लैंड में सम्मिलित हो जाती है और उसके बाद उनका व्यापारिक एकाधिकार भी समाप्त हो जाता है। 1596 में डच
आते हैं, लेकिन वो सुमात्रा द्वीप पे पहुंचते हैं। वो भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री 1605 में स्थापित करते हैं, मसूलीपट्टनम में ही। 1600 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। वो भी अपना प्रथम फैक्ट्री 1611 में मसूलीपट्टनम में लगाती है। हालांकि वो पहले फैक्ट्री का प्रयास सूरत में करती है 1608 में, लेकिन उनका वो प्रयास असफल रहता है और वो 1613 में सूरत में खुलता है। उससे पहले मसूलीपट्टनम में खुल जाता है। उसके बाद डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी आती है 1616 में, जो कि 1620 में उनका प्रथम फैक्ट्री ट्रावनकोर में लगता है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भी आती है 1664 में, जिनका प्रथम फैक्ट्री ही सूरत में 1668 में लग जाता है। पुर्तगाल की बात करते हैं। पुर्तगाल ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस, तंबाकू, गोथिक स्थापत्य कला, कार्टेज प्रणाली भारत में लाई। कार्टेज प्रणाली एक प्रकार से ऐसी प्रणाली थी जैसे कि आप हिंद महासागर से, अगर आपको मान लीजिए कलकत्ता से सामान लेकर हिंद महासागर होते हुए अफ्रीका जाना है या फिर जो भी अरब कंट्री में जाना है, तो आपको जो भी पुर्तगाल के फितोरिये यानी कि बंदरगाह विकसित किए हुए थे वहां से अनुमति लेकर जानी होती थी, नहीं तो उनके नाव या जहाज जो भी थे उसको पुर्तगाली लूट लेते थे। उससे बचने के लिए एक परमिशन की व्यवस्था की गई जिसे कार्टेज प्रणाली कहा गया। पुर्तगाली जानते हैं आप लोग सबसे पहले 1498 में आए और सबसे बाद में गए। लगभग ये 1961 के आसपास यहाँ से गए। डच के बारे में भी हमने बताया कि वो 1605 में उनकी प्रथम फैक्ट्री लगती है। उन्होंने स्वर्ण सिक्का का प्रचलन किया था और डच आए तो पुर्तगालियों का उन्होंने बहुत सारा जो एक व्यापार एकाधिकार था, क्योंकि पुर्तगाली लगभग 100 साल तक थे यहाँ पे, उनके आसपास कोई नहीं था। लेकिन जब डच आए यहाँ पे, डच अगर डच का विकसित होने का कारण था तो वहां पे फ्लूट शिप का निर्माण होता था, छोटे जहाज। उसी के विकास के कारण ही उनका इतना नौसेना में वर्चस्व हुआ डचों का, और वो यहाँ पे आए और पुर्तगालियों को पहले बाहर किया उन्होंने। उसके बाद खुद भी वो अंग्रेजी कंपनी के सामने नहीं टिक सके और 1759 ईस्वी में बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित होकर भारत में उनकी गतिविधि समाप्त हो गई। अंग्रेज आए 1600 में, लगभग 1947 में आज़ादी मिलने तक यहाँ पे रहे और उन्होंने शासन भी किया है 1757 से लेकर 1857, फिर 1947 तक 200 वर्षों तक उन्होंने शासन भी किया है लगभग। 31 दिसंबर 1600 को एलिजाबेथ II ने 15 वर्ष के लिए व्यापार एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया। एक कंपनी बनाया, उनको 15 वर्ष के लिए एकाधिकार दिया। हालांकि वो एकाधिकार फिर बढ़ा दिया गया और 1609 के करीब में। 1609 में ही कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आए हुए थे। 1609 में कैप्टन हॉकिंस दरबार में आते हैं। 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो भी जहांगीर के दरबार में आते हैं। उन लोगों को गोलकुंडा के सुल्तान से 1632 ईस्वी में सुनहला फरमान प्राप्त होता है। 1639 ईस्वी में मद्रास को पट्टे पे लिया जाता है। फ्रांसीसी डे ने लिया उसको और उसको वहाँ मद्रास का जो भी विकास होता है वही करते हैं, फ्रांसीसी डे। मैंने आपको बताया है 1661 ईस्वी में पुर्तगाल राजकुमारी कैथरीन ब्रिटेन के राजकुमार का विवाह होता है और मुंबई दहेज में मिलती है। मुंबई उस समय चूंकि पुर्तगालियों के कब्जे में थी तो उन लोगों ने दहेज में दे दिया। किसको? इंग्लैंड को। और इंग्लैंड के राजकुमार ने उसे 10 पाउंड के किराए पर कंपनी को दे दिया। 1687 ईस्वी में वही मुंबई अंग्रेजों का मुख्यालय बन जाता है। सूरत से हटकर मुंबई अब मुख्यालय हो जाती है। मुंबई का संस्थापक कौन थे? गेराल्ड ऑंगियार। 1698 ईस्वी में सूती नती, कालीकट, गोविंदपुर तीनों गांव को मिलाकर जॉब चर्नॉक ने कलकत्ता की नींव रखी। जो आधुनिक कलकत्ता है अपना, वो भारत की राजधानी भी बनता है। 1774 से लेकर 1911 तक कलकत्ता ही भारत की राजधानी रही थी। उसके बाद 1911 में दिल्ली राजधानी बनती है। उसी में फिर डच आते हैं। डच
1616 से 1616 ईस्वी में आते हैं। 1620 में कंपनी के ट्रावनकोर में स्थापना होती है। रिजविक की संधि से इन्हें फ्रांस ने जो छीन लिया था पांडिचेरी, फिर इन्हें प्राप्त होती है। रिजविक संधि 1697 ईस्वी में हुई थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भी आती है 1664 ईस्वी में। 1668 में इसकी कंपनी की स्थापना सूरत में होती है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी में डुप्ले, जो कि सहायक संधि का, जिनको जनक कहा जाता है, सहायक संधि का जन्म जो है डुप्ले ने ही दिया था। भारत में जो सहायक संधि बाद में लागू हुई अंग्रेजों द्वारा, उसका पहला डुप्ले ने ही प्रयोग किया था। उसी में कर्नाटक का युद्ध हुआ है। प्रथम कर्नाटक का युद्ध जो 1746 से लेकर 48 में हुआ, डुप्ले 1742 में आया था भारत में, और उसी के नेतृत्व में प्रथम कर्नाटक युद्ध लड़ा गया और उसमें फ्रांस की जीत होती है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध होता है 1749 से लेकर 54 तक। द्वितीय कर्नाटक का युद्ध मूलतः यहाँ के दो शासकों के बीच लड़ाई थी। उनको अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने अपने अपने तरीके से लड़ा। फ्रांसीसी मुजफ्फर जंग को शासक बनाना चाहते थे और चंदा साहब को हैदराबाद और कर्नाटक के दोनों जो भी शासन भागीदारी थी, वहीं पे शासन भागीदारी में अपनी बढ़त बनाने के लिए द्वितीय कर्नाटक युद्ध हो जाता है, जो पांडिचेरी की संधि से समाप्त होता है। इसमें अंग्रेज जो है प्लस में रहते हैं, यानी कि अंग्रेज का पलड़ा भारी रहता है। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो कि इंग्लैंड में ही शुरू हुआ था सप्तवर्षीय युद्ध के साथ, यहाँ भी शुरू होता है। 1756 से 63 तक चलता है और पेरिस की संधि के तहत समाप्त होता है। उसके पहले ही वांडीवास की लड़ाई में फ्रांस की हार हो जाती है और फ्रांस की वापसी हो जाती है। 1763 में एक संधि होती है, पेरिस की संधि, और फ्रांस की पूरी तरह से यहाँ से भारत से इनका सफाया हो जाता है। आगे की कक्षा में हम देखेंगे किस तरह से इंग्लैंड के व्यापार का विकास हुआ, फिर उनके शासन का विकास हुआ। ये सारी चीजें हम स्वतंत्रता संग्राम अगली कक्षा में देखेंगे। धन्यवाद।